किसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, इनका तो वो जो भूखंड है ये उस घर में रहने वाले सदस्यों के साथ एक क्या बोलते हैं कंपैटिबल सिचुएशन को इन्फॉर्म करता है, एक वातावरण तैयार करता है, एक ऑरा तैयार करता है ऊर्जा का, जिसमें गृहेश और उसमें रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, उन सबके बीच में वो उनके हिसाब से एडजस्ट करता है और ऊर्जा का प्रवाह जो है सो एक तरीके से फ्लो कराता है ना। कॉन्सेप्ट इसका यही है, यही ना है नीता जी, नीना जी? जी 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 गुरु जी, यही है गुरु जी। एनर्जीज गुरु जी वही साउथ पोल नॉर्थ पोल, बस उसी बस से बस हमारा घर के एटमॉस्फेयर से हमारा बनता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, घर के एटमॉस्फेयर से हमारा ऑरा बनता है, वो बस फिर एनर्जी बन जाती है। ऑरा वही है जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं। ऑरा का मतलब क्या है? जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं उसके अंतर्गत बहने वाले या आपके अंदर में जो विचार आते हैं उस एनवायरमेंट में रहने के कारण, तो वो एनवायरमेंट कैसे होगा? वो कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, ठीक है। चाहे आप एक कुर्सी लगा के किसी भूखंड पर रहें, या फिर चारों तरफ से मड़ई लगा के घर पर रहें, या पूरा कंक्रीट का दीवार इत्यादि सब कुछ बना ले इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ, ठीक है। ऑरा का मतलब ये आपके पास में बहने वाली वो ऊर्जाएं और आपके जो अंदर ऊर्जा समाहित है, ठीक ना, इन दोनों के बीच में वो बैलेंस, ठीक ना। और उसके साथ में अब नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह है, तो आप बाहर में, आपके अंदर में आपका चंद्रमा कमजोर है, तो नकारात्मक सोच लाएगा ना, चिंतित करेगा, आपके ऊपर जल तत्व हावी है, तो कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल में अग्नि तत्व को जो है सो हम थोड़ा सा जो है सो पुशअप कर देंगे, बूस्टअप कर देंगे, तो वो जो है आपको सकारात्मक ऊर्जा से समाहित कर देगा। और वो जो चंद्रमा की जो नेगेटिव ऊर्जा चल रही थी, उस नेगेटिव ऊर्जा को वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, है ना। यही है, वही ऊर्जाएं हैं, ठीक ना। आधुनिक आजकल के यंत्र आ गए हैं, लेकिन कंसेप्ट किसी का बदला नहीं है, वो सारे कंसेप्ट वही है, ठीक ना। बस हमको अपने गृहेश और अपने निवास स्थान, इन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं तालमेल बिठाना है, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा प्रकरण है पूर्ववास और हमारा वास्तु पुरुष का वास। एक मिनट सिर्फ, 2 मिनट का सिर्फ समय दीजिए हमको, 2 मिनट सिर्फ। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? कल बताया था हमने, एक सूत्र बताया था, है ना, सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र था? तो
हमारा सूत्र था वास्तु पुरुष का वास, वास्तु पुरुष का वास। कैसे जानते हैं कि हमारे लिए जिस समय हम गृहारंभ कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उस समय हमारे वास्तु पुरुष का वास वहां पर है कि नहीं, ठीक है, और है तो हमारे लिए किस प्रकार का रिजल्ट जो है सो लेके आ रहा है, ठीक है। तो सूत्र कहता है हमारा शुक्ल पक्ष के तिथि, शुक्ल पक्ष से हमको आरंभ करना है तिथि की गणना, शुक्ल पक्ष से तिथि की गणना करनी है, ठीक है। यानी कि जो कृष्ण पक्ष की तिथि आएगी, सीधी सी बात समझिए, जो कृष्ण पक्ष की तिथि आएगी उसमें हमको 15 ऐड कर देना है, 15 प्लस। यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, ठीक ना, तो उसको हम 15 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर शुक्ल पक्ष की तिथि है, यदि प्रतिपदा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 लिखेंगे, दूज है 2 लिखेंगे। आज जो है आपका कृष्ण पक्ष का जो है हमारा चतुर्दशी तिथि है ना, जी जी, चतुर्दशी तिथि। तो आज यदि हमको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है तो क्या करेंगे, 15 और प्लस 15 और प्लस 14 ये पहले ही हमको ऐड कर लेना, 15 पहले ही ऐड कर लेना। क्यों ऐड करना है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की हमारा जो पंचांग है, ठीक ना, उसमें अमावस्या को जो है सो 30वीं तिथि माना गया है। तिथियां होती हैं 15, ठीक ना, 15 कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की, ठीक ना। अमावस्या को जो है हम लोग 30वां तिथि का जो है मानते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो पंचांग है वह जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है, ठीक ना। मास वही रहेगा लेकिन 15 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो ये जो है कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष में हमको 15 पहले ही जोड़ देना, ठीक है। तो 15 और प्लस में 14। अब क्या कहते हैं, इसमें तिथि के अंतर्गत और हमको क्या जोड़ना है, 4 ऐड करना है ना, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना 4 जोड़ना है। इसमें जो है तिथि में हमको 4 और ऐड कर देना है, और 4 ऐड करने के बाद हमारे गृहेश का जो नाम अक्षर है उसको भी जोड़ देना है, उसमें गृहेश का जो नाम अक्षर है उससे जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले गृहेश कौन हो गया, 2 से गुणा करना है भगत, पहले 2 से गुणा जी करेंगे ना गुरुजी, 2 से गुणा करना है इसको। हाँ, इसको जो है 2 से गुना करके तब गृहेश के नाम अक्षर को जोड़ेंगे ना। जी गुरुदेव, जी जी जी, तिथि, तिथि प्लस उसमें 4 जोड़ेंगे, उसको दुगना करेंगे और तब जो है उसमें गृहेश के नाम अक्षर की संख्या जोड़ेंगे, गृहेश के नाम अक्षर की संख्या जो है हमको जोड़नी है। तो मान के चलिए हमारे लिए आज के जो गृहेश हैं वो मूलचंद जी, ठीक है, मूलचंद जी, ठीक है, मूलचंद। अब यहां पर देखिए सूत्र के अनुसार क्या है, 15 प्लस 14 तिथि आज की कृष्ण पक्ष की है इसलिए 15 रखा हमने, और ये प्लस इसमें 14 ऐड कर दिया, तो 14 कितना हो गया, 29, 29 और प्लस 4 कितना हो गया, 33, ठीक ना, 33। जी गुरुजी। अब इस 33 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 66 66 और प्लस मूल चंद्र जी। अगर ये 9 लगाएंगे तो एक अक्षर और जोड़ लेंगे, और यदि बिंदु लगाते हैं तो 4 ही रखेंगे, तो 66 और प्लस 4 ये हो जाएगा कितना, 70, ठीक है, ठीक है ना। जी गुरुजी। और जी गुरुजी, इस जी जी 70 में हमको 3 से भाग देना है, इस 70 में 3 से भाग देना, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दिया 9, शेष कितना बचा, 1,
तो शेष 1 बचा, तो शेष 1 या 2 बचे, तो ये क्या है हमारे लिए शुभ है, ठीक ना। वास्तु पुरुष का वास कहाँ होगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में वास होगा। वास्तु का वास होगा स्वर्ग में, ठीक ना। यदि शेष यहाँ 2 बच जाए तो उनका कहाँ पर होगा? पाताल में। तो पाताल में वास होगा, तो ये जो है धन धान्य की वृद्धि कराने वाले होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी, ठीक है। स्वर्ग में वास होगा तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। और यदि 3 या 0 शेष बच जाए, 3 या 0 शेष बच जाए, तो यह जो है वास्तु पुरुष का वास मर्त्य लोक में होगा, मर्त्य लोक में, जो कि आपको कष्ट कारक होगा, कष्ट कारक। क्लियर है जी राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव, जो पंचांग में मुहूर्त दिए होते हैं गृहारंभ के, उस मुहूर्त पर भी इस सूत्र का उपयोग करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो अवश्य करना चाहिए। और ये सूत्र उस मुहूर्त पे लागू नहीं हुआ तो उसके छोड़ देना है? हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे गृहेश के ऊपर डिपेंड है ना कहीं ये जो है हमारे गृहेश के नाम अक्षर के अंतर्गत ही तो डिपेंडेंट है। बोलिए। जी जी। अगर गृहेश का नाम अक्षर 2 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो। लाइट कट गई, आपके लिए लाइट की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट होल्ड करिए सिर्फ। एक्चुअली हमारे यहाँ मौसम थोड़ा खराब है झारखंड में, ठीक है। जो लोग झारखंड के आसपास से होंगे उनको पता होगा, शायद श्वेता जी धनबाद से है ना? नहीं गुरु जी, मैं गिरिडीह से हूँ। मौसम आज थोड़ा खराब किया हुआ है, इसके वजह से हमारे यहाँ भी खराब है गुरु जी, बहुत तूफान आया है, पूरा लाइट हमारे यहाँ भी कटा हुआ है अभी। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ अभी। कल भी मौसम खराब था। हाँ, कल भी मौसम खराब था। बोर्ड दिख रहा है गुरु जी? यदि उस जो जातक है उसके नामानुसार या सूत्र के अनुसार उस दिन यानी स्वर्ग में हो या पाताल में हो, और उस दिन गृहारंभ का मुहूर्त पंचांग में ना दिया हो, तब करना उचित है? बात समझे नहीं आपकी, एक बार पुनः बोलिए। यदि पंचांग में मुहूर्त दिया है गृहारंभ का और उस दिन जातक के नाम से ये सूत्र लगाने के बाद एक्चुअली आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी बात को जितना हम समझ पा रहे हैं उसका मतलब जातक का जो है सो यदि नाम अक्षर से ये नहीं बन पा रहा है, ठीक ना, तो फिर मुहूर्त जो दिया है उसको क्या करेंगे, ग्राह्य करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, यही ना, यही प्रश्न है ना। जो गृहारंभ का मुहूर्त दिया हुआ है उस मुहूर्त में इस गृहेश के आधार पर नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, उसको लें कि ना लें? जी भगवान। तो सिर्फ अभी तो एक ही कंडीशन ये ना है, एक तो सबसे पहला वृक्ष चक्र जान लिए। अब वास्तु पुरुष का तो जो है सो गृहेश के नाम अक्षर पर आधारित है। अभी हम कूर्मवास बता रहे हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। कूर्मवास को चेक कर लीजिए, अभी कूर्मवास कहाँ बताएं, ठीक ना। तो इसके आधार पर कर लीजिए। अगर ये मान के चलिए कि शुक्ल पक्ष की तिथि होती, कृष्ण पक्ष की ना होती, तो 14 और 4 18,
18 को 2 से गुना करते हैं, 18 दूनी 36, 36 और प्लस में क्या मूलचंद जी, मान के चलिए 5 अक्षर, ठीक है। तो 36 और 5 कितना होता है? 41, ठीक है। जी या 4 ही होता तो 40, 40 को जब हम भाग देंगे, 40 को जब हम भाग देंगे 3 से, तो 13 होता है, तो भी शेष कितना बचेगा? एक एक जी ही गुरुजी। बचेगा। ठीक है। अगर मान के चलिए कि 41 होता, यानी कि 5 अक्षर का होता, ठीक है, तो शेष कितना बचता? 2 बचता ना, जी गुरुजी। तो 2 बचता, तो पाताल में आपका धन धान्य की वृद्धि कराने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वास्तु का जो है, वास्तु पुरुष का वास जो है जानते हैं, ठीक है। अगला है जी गोपेश मुदगल जी, बोलिए। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः, बोलिए प्रभु जी। गुरुजी ये 4 किधर से आई? 4 चार सूत्र है, ठीक ना, 4 हाँ सूत्र है। ये 4 जो है हमको जोड़ना है सब में, ठीक ना। ठीक गुरुजी ठीक। हाँ, हमारे पूर्वजों ने जो सूत्र बनाया है इसको जानने के लिए, उसमें ये जो है 4 जो है हमारे बताए गए। अब इसको इस तरीके से ध्यान में रख लीजिए। हमारे 4 वर्ण होते हैं ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विशेषता। जी होते हैं। तो बस 4 वर्णों के आधार पर यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। 4 वर्ण के ही लोग होंगे, क्योंकि हम गृहस्थ के नाम अक्षर की संख्या जोड़ रहे हैं, है ना। जी ठीक तो ठीक। 4 जो गृहस्थ होंगे वो उन्हीं 4 वर्णों में से कोई एक होंगे, इसलिए यहाँ पर 4 होंगे। ऐसा मेरा मानना है भगवान, ठीक ना। लॉजिक यदि सही लगे तो आप भी इसको मानिए। क्या एक्चुअल में हर एक चीज के पीछे एक उपयुक्त लॉजिक होना चाहिए, है कि नहीं, है ना प्रभु जी। जी भगवान। अब बात करते हैं अपने कूर्मवास या कच्छपवास। कूर्मवास या कच्छपवास। कूर्म मतलब क्या? कछुआ, जी जी ठीक है ना। कच्छपवास बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी भगवान दिख रहा है। लिखावट दिख गुरुजी रही है पहले उसकी? क्लियर दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा गुरुजी, वो नहीं। क्लियर नहीं है। हाँ, अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे पास में, इसलिए जी जी चलिए बोल के ही बताते हैं, ठीक ना। जी चलिए। गुरुजी। अब इसमें क्या है कि गृहारंभ का, ठीक ना, गृहारंभ का तिथि जो होगी हमारी, वही गणना शुक्ल पक्ष से ही करनी है, ठीक ना। तो गृहारंभ की तिथि संख्या को 5 से गुना करना है। गृहारंभ की तिथि संख्या को 5 से गुना करना है, ठीक है। और सूर्य के नक्षत्र से जो है सो हमको उसमें जोड़ देना है। सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र भी कौन सा है? भरणी नक्षत्र है, ठीक है। तो गणना करनी है हमको भरणी नक्षत्र से, ठीक ना। गणना जो है भरणी नक्षत्र से हमको करनी है, मतलब सूर्य के नक्षत्र से। सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका है ना। जी गुरुदेव। सूर्य का जो जी, जी। नक्षत्र है पंचांग में देखिए आप सभी, तो कृत्तिका नक्षत्र हमारा सूर्य का नक्षत्र है ना, ठीक है। तो गृहारंभ की तिथि संख्या को 5 से गुना करके, ठीक ना, और कृत्तिका नक्षत्र से, ठीक ना, कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करेंगे हम जोड़ना, मतलब सूर्य के नक्षत्र से। सूर्य के नक्षत्र से हम लोगों को गणना आरंभ करनी, ठीक ना, किसकी, ठीक ना, किसकी?
तो जो हमारा गृहारंभ का नक्षत्र होगा, गृहारंभ का जो हमारा नक्षत्र होगा उसको जो है सो जोड़ देना है, ठीक ना। और फिर इसमें 12 जोड़ देना, ठीक है। और फिर योग फल में 9 का भाग देना है। देखिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा नक्षत्र कौन है बताइए? भरणी ही है ना। गृहारंभ यदि हमको आज करना है तो आज का हमारा नक्षत्र कौन होगा? सूर्य का तो भरणी है भगवान, सूर्य का भरणी है, लेकिन चंद्रमा का भी तो भरणी ही है आज। देखिए कल अश्विनी था तो आज भरणी होगा ना। हाँ आज भरणी आ गया उसका, सही है। आज भरणी होगा, दिन में कुछ समय तक अश्विनी होगा, इसके बाद भरणी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? जी भगवान। ये आ रही है, दोनों भरणी होगा, जीरो करेंगे क्या करेंगे आप बताइए। हाँ अब बात करते हैं लोग। कृत्तिका जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है, ठीक ना। पिछला भरणी है ना भगवान आज तो। जी सूर्य का भी भरणी आ रहा है ना। हाँ सूर्य का भी भरणी ही नक्षत्र है। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो हम जो है सूर्य के नक्षत्र से गणना करेंगे, चाहे कोई भी नक्षत्र हो, हमको कृत्तिका से ही आरंभ करना है, ठीक है। चाहे कोई भी नक्षत्र हो, हमको सूर्य के नक्षत्र से ही गणना करनी है, यानी कृत्तिका के नक्षत्र से ही गणना करेंगे। अब कृत्तिका से आज हमारा जो भरणी नक्षत्र है इसको गिनिए, कौन सा नक्षत्र आएगा? 28वां आएगा ना। 28 आ जाएगा, 28वां। तो क्या करना है? गृहारंभ की तिथि संख्या, ठीक ना। गृहारंभ की तिथि संख्या को 5 से गुना कर देना है। तो आज कौन सी तिथि है? 14, लेकिन कृष्ण पक्ष के होने के कारण यह कौन सी तिथि हो जाएगी? 29, है ना। तो 29 गुने 5, ठीक है। 29 गुने 5 तो हो जाएगा 145। बोलिए। जी जी। अब इसमें जो है हमारा इसको जोड़ लीजिए, सूर्य के नक्षत्र को, सूर्य के नक्षत्र से कितना आ जाएगा? 28, ठीक है। और फिर जो है इसमें क्या करना है? 12 और जोड़ देना है, यानी कि 12। अब 12 क्यों जोड़े? राशियां 12 होती हैं इसलिए 12 जोड़ दिए, ठीक है ना। जी गुरुदेव। ठीक है जी गुरु। हाँ बोलिए बोलिए श्वेता जी। कुछ नहीं बोल रही। 145 और आपका 28 12 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 185। 185। अब इस 185 में हमको 9 से भाग देना है, ठीक है। 9 से भाग देना, भाग दीजिए। 9 दूनी 18 और बच गया शेष आपका 5, ठीक है ना। 5 जी 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 गुरुदेव। बचा। ये कुछ हमको फल बताएगा। फल क्या बताएगा? फल बताएगा, अब लिख लीजिए। यदि 1 4 7 बचे, शेष यदि 1 4 या 7 बचे तो कुर्म का वास जल में जानना चाहिए। यदि 1 4 7 बचे, ठीक ना, तो कुर्म का वास जल में जानना चाहिए, जो कि लाभ प्रदान करने वाला है। कछुआ यदि जल में रहे तो ठीक है, क्या उसका जो है सो पावर बढ़ा रहता है, ठीक ना। कछुआ का वास कहाँ है? जल में, ठीक है। तो जल में यदि वास करे तो शुभ है। तो वही यदि 1 4 7 शेष बचे तो कुर्म का वास जल में जानना चाहिए, जो कि
आपको लाभ प्रदान कराने वाला होगा। 2, 5, 8 शेष बचे, 2, 5, 8 शेष बचे, तो कुर्म का वास भूमि में जानना चाहिए, ठीक ना, भूमि में जानना चाहिए, जो कि हानि प्रदान करने वाला होगा, जो कि हानि प्रदान करने वाला होगा, ठीक ना। 2, 5 और 8 यदि शेष बचे तो भूमि पर होगा, ठीक ना, जो कि हानि प्रदान करने वाला होगा। 3, 6 और 9 यदि शेष बचे, 3, 6, 9 यदि शेष बचे तो कुर्म का वास आकाश में जानना चाहिए, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा। 3, 6, 9 यदि शेष बचे तो कुर्म का वास आकाश में जानना चाहिए, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला होगा, ठीक है, ठीक है ना। गुरु जी 3, 6, कुर्म 9 में क्या होगा? जीरो भी आ जाएगा ना, 3, 6, 9 में जीरो। हाँ, 3, 6, 9 और 0, ठीक है ना, 0 को भी उसमें रख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है? बोलिए प्रभु जी। जी जी भगवान। कुर्म का वास जल में जानना चाहिए, जो कि आपको हानि। यहां पर शेष बच रहा है कितना? 5, 5 यानी कि भूमि में, ठीक ना, भूमि में। तो ये क्या करेगा? आपको हानि प्रदान करेगा, हानि होगी, अब धन की हानि हो, ठीक है, अपजस हो या किसी प्रकार का हो, बोलिए। जी जी। चलिए, अब जो है हमको क्या करना है, कुर्म का वास जान लिए, वृष का वास जान लिए और वास्तु पुरुष का वास जान लिए। अब इन तीनों को देख के जितना मैक्सिमम पॉइंट हमको शुभ मिले, ठीक ना, उसी को हमको ग्राह्य करना होगा, ठीक है जी। श्वेता जी, गुरु जी एक बार सूत्र को फिर से लिखवा देते, नहीं लिख पाए हम। देखिए, ये कुर्मवास के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जो हमारा तिथि है, ठीक ना, तिथि है, तिथि को गणना करनी है कब से? कृष्ण पक्ष से। तिथि की गणना करनी है हमको कृष्ण पक्ष के। तो तिथि को क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब गणना करेंगे कृतिका नक्षत्र से। सूर्य का जो नक्षत्र है वह है कृतिका, ठीक ना, सूर्य का नक्षत्र है कृतिका। तो सूर्य कृतिका नक्षत्र से हमको जो जिस तिथि में हमको आज की तिथि हमको देखना है, तो आज की तिथि हमको क्या मिल रही है? अभी वर्तमान में भरणी नक्षत्र चल रहा है, बोलिए। जी जी जी, चतुर्दशी तिथि है जी। चतुर्दशी, और देखिए पंचांग के बगल में लिखा हुआ भरणी नक्षत्र, ठीक है। जी तो भरणी नक्षत्र से हमको जो है, मतलब कृतिका से भरणी नक्षत्र को गिनना है। तो कृतिका 1, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है सो गणना करिएगा। तो हमको गणना कैसे करनी है? कृतिका से। तो कृतिका के बाद में जो अगला नक्षत्र है दूसरा, इसी प्रकार से हमको गणना करते हुए चलनी है। और श्रवण और उत्तराषाढ़ा के बीच में आता है अभिजीत नक्षत्र, ठीक ना, अभिजीत जी नक्षत्र। तो उस अभिजीत नक्षत्र को भी हमको यहाँ पर ले लेना, ठीक ना, जी अभिजीत नक्षत्र। तब आपका जो है सो 28 टोटल जो है सो नक्षत्र हो जाते हैं। तो कृतिका से ठीक पहले हमारा होता है भरणी नक्षत्र। तो कृतिका से जब भरणी नक्षत्र गिनिएगा तो आएगा 28वां नक्षत्र, ठीक है ना। जी तो यहाँ पर हम 28 पुनः इसमें जोड़ दिए। क्या किए? तिथि को 5 गुना कर देना है। 5 गुना करके जो फल आया उसमें सूर्य से वर्तमान नक्षत्र जिसमें हमको गृहारंभ करना है उसको जो है तो जोड़ दिए। पुनः 12 जोड़ देते हैं इसमें, पुनः इसमें 12 जोड़ देते हैं। और जो टोटल योग फल आया उसमें हमको 9 से भाग देना है, ठीक ना। तो जो जी शेष बचा वो आपके कुर्म का वास बताएगा,
यदि जी। 1, 4, 7 यदि शेष बचे तो कुर्म का वास जल में, ठीक ना। 2, जी, 5, 8 शेष बचे तो कुर्म का वास भूमि पे, स्थल पे जानना चाहिए। और यदि 3, 6, 9 या 0 शेष बचे तो वो कुर्म का वास आकाश में होगा। जल में आपको लाभ प्रदान करने वाला, भूमि में हानि प्रदान करने वाला, और आकाश में मृत्यु तुल्य कष्ट को देने वाला होगा। ठीक है, बोलिए हरि गुरु किशन जी। जी। तो ये जो कृतिका नक्षत्र आप बता रहे हैं तो हमेशा ही लेना है या खाली इस केस में भरनी है, इसलिए आगे से लेना है? सदा सदा हमेशा कृतिका नक्षत्र ही लेंगे। कृतिका नक्षत्र से सूर्य 11 के नक्षत्र को गनेंगे, सूर्य का नक्षत्र उस दिन कोई भी हो, गणना कृतिका से ही करनी है हमको। गिनेंगे कृतिका से। ठीक है जी। बोलिए मूलचंद जी। ब्रजेश तिवारी जी। गुरुदेव नमः। गुरुदेव ये आज का नक्षत्र सूर्य का ही लेना पड़ेगा कि चंद्रमा का लेना पड़ेगा, जो भरणी आप बताए? भरणी जो है हमारा आज इत्तेफाक से सूर्य का भी नक्षत्र भरणी है और चंद्रमा का नक्षत्र भी भरणी है। जी जी। ठीक है, तो हमको जो है सो गणना जो करनी है वो चंद्रमा के गृहारंभ के नक्षत्र, तो गृहारंभ का जो नक्षत्र होगा हमारा वो चंद्रमा का नक्षत्र देंगे। ठीक ना। जी गुरु जी। हाँ, चंद्रमा का लेंगे। गृहारंभ का नक्षत्र हमारा चंद्रमा का होगा, गणना करेंगे सूर्य के नक्षत्र यानी कि कृतिका। ठीक है, बोलिए हरि किशन जी। अभी कुछ और डाउट है? नहीं बहन, वो रह गया। चलिए, और किसी प्रकार का कोई संशय? हाँ राघवेंद्र जी बोलिए। जी भगवान, ये पूर्ववास हो गया, वृषवास हो गया, वास्तु पुरुष का वास हमने देख लिया, तीनों भी हमारे हिसाब से आ गए। लेकिन उस जी। दिन पंचांग में कुयोग है, उस दिन मुहूर्त नहीं है वास्तु आरंभ का, तो क्या कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, कैसे कर लीजिएगा? और यदि उस दिन मुहूर्त और ये तीनों सूत्र लागू ना हो तो क्या करें? तो फिर जो है सो हमने बताया ना कि फिर हम अपने केंद्र में गुरु को जो है सो प्रशस्त मानते हुए कार्य को आरंभ करेंगे। नहीं गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पंचांग में अगर उस दिन मुहूर्त दिया है गृहारंभ का और उस दिन हमने ये सूत्र भी लगाए और सूत्र उस जातक के लिए अनुकूल नहीं है, यानी ये सब हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गृहारंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका जो है ना ये कुर्मवास और वो वृषवास, ये दो जो है आपका, इसके ऊपर वो गृहारंभ का जो नक्षत्र आता है ना, गृहारंभ का जो मुहूर्त दिया जाता है वो इसके आधार पे ही बनेगा। ठीक ना। लेकिन जो आपका वास्तु पुरुष का वास है वो आपके गृहेश पर डिपेंडेंट है। आप देखिए इसमें, वहां पर भी हम जो है सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र को गिनते हैं। वो तीसरा छठा जो भी है, पहले 7 को त्याग देते हैं, फिर 11 को ग्राह्य करते हैं और फिर अगले जो है सो 10 को त्याग देते हैं, है ना। तो वो जो है पूरी तरीके से आपका इन सूत्रों पर ही आधारित है। जो पंचांग में मुहूर्त दिया रहेगा गृहारंभ का वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट है। सिर्फ वास्तु पुरुष का वास जो है आपका गृहेश के ऊपर आधारित होने के कारण आपके लिए उस दिन अनुकूल या अनुकूल नहीं हो सकता। ठीक ना। तो फिर कैसा करें भगवान? तो फिर मैक्सिमम जो हमने क्या कहा, यदि मिल जाए तो सोने पर सुहागा। ठीक है। ना मिले तो फिर जो है आप जो मुहूर्त है दिया हुआ, बाकी सभी चीजें, कछुआ जो है सो आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है, वृष का जो है सो यश कीर्ति स्थायित्व देने वाला है, इसको ग्राह्य करिए, विजय प्रदान करने वाला है। ठीक है। तो फिर वास्तु पुरुष का जो है सो वहां पर देखा जाता है, यदि मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगला मुहूर्त करिए आप। यदि मुहूर्त में यदि अच्छी चीजों को मैक्सिमम प्राप्त करते हैं तो यदि आपके अंदर धैर्य है तो कोई और अगला मुहूर्त लेके देखिए, है कि नहीं, फिर अगला मुहूर्त लेके देखिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है भगवान कि लोग जो है मुहूर्त के आधार पर टिके जो अपना घर इत्यादि है इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। वैसे हमको घर बनाते वक्त ये देख लेना चाहिए पंचांग देख के कि ज्यादा दिन तक घर बनाने के बाद खुला हमको नहीं छोड़ना। ठीक ना। ऐसे स्थान पर वो तैयार हो, पूरा तैयार होने के बाद ही करना चाहिए।
ऐसे समय पर वो तैयार हो कि आगे जो है उसके बहुत निकटतम दिनों में हमको अपने गृहारंभ के लिए, गृह प्रवेश के लिए, ठीक ना, ये चीजें जो है सो हमको अनुकूलता जो है सो तुरंत मिल जाए, ताकि हम तुरंत प्रवेश कर जाए, ठीक ना। जी जी। हाँ हाँ नीतू जी, कुछ प्रश्न था आपका, शायद, बोलिए। गुरुजी जो अभी आपने ये कूर्मवास वाला बताया, इसमें फिर सूर्य के नक्षत्र का कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, सूर्य के नक्षत्र का मतलब कैसे नहीं, कृतिका से ही नहीं, आरंभ वो करें। तो कृतिका, वो तो फिक्स वाला है, मतलब उसमें वो नहीं देखना कि आज वाला। अभी भरणी से जो है सो वो डिपेंडेंट नहीं है, भरणी के ऊपर नहीं। हाँ, वो तो टोटल चंद्रमा का नक्षत्र लेना है, ग्रहेश वाला ना, मतलब एक तरीके से। कृतिका से गणना आरंभ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और चंद्रमा के नक्षत्र तक ना। और चंद्रमा के नक्षत्र तक जो जी जी दिन है वो मिल रहा है जी। उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मुहूर्त का जो है सो प्रकरण थोड़ा सा हम लोग गृहारंभ के विषय में जाने। अब हम ये जानते हैं कि हमारे लिए किस दिशा में कौन सा जो है निर्माण शुभ होगा, और उसके हमको क्या क्या परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं, है ना, ठीक है। गुरुदेव नियम में क्या क्या डाले वो और भी बता दीजिए। हाँ हाँ, ये सब भी बता देते हैं, बिल्कुल। पहले तो हम लोग सबसे पहले तो अपने लिए अनुकूल तिथियां, ठीक ना, नक्षत्र, इन सबको जान लेना गृहारंभ के लिए, जी जी। है कि नहीं। मास जान ले कि कौन कौन सा मास जो है सो हम लोगों के लिए शुभ है, ठीक है। जी। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए आप लोग, अभी तो समय पर्याप्त है, लिखिए। सबसे पहला है, सूर्य की यदि राशि मेष हो, ठीक है ना, सूर्य की राशि यदि मेष हो और उस समय गृहारंभ करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वृष राशि में धन की वृद्धि होती है, वृष राशि में धन की वृद्धि होती है। मिथुन राशि में गृह स्वामी की मृत्यु होती है, या मृत्यु तुल्य कष्ट लिखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट। सूर्य की राशि मिथुन हो, उस समय यदि गृह प्रवेश गृहारंभ करते हैं तो आपके गृह स्वामी पर मृत्यु तुल्य कष्टों की प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि में शुभ फल की प्राप्ति होती है, कर्क राशि में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सिंह राशि में आपके नौकर, चाकर, सेवक, इन सबों की वृद्धि होती है। सूर्य की राशि यदि सिंह हो तो नौकर, चाकर, सेवक की वृद्धि होगी। कन्या राशि हो तो रोग होगा, कन्या राशि हो तो रोग होगा। तुला राशि आपको सुख प्रदान करेगा, तुला राशि सुख प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि धन की वृद्धि, सूर्य की राशि यदि वृश्चिक हो तो धन की वृद्धि होगी, ठीक है। सूर्य की राशि यदि धनु हो, उस समय अगर गृहारंभ करते हैं तो धन की अधिक हानि होगी, धन की अधिक हानि होगी। मकर राशि हो सूर्य की तो धन का लाभ होगा, मकर राशि तो धन का लाभ होगा। कुंभ राशि में रत्न का लाभ होगा, कुंभ राशि रत्न का लाभ होगा। मीन राशि में रोग और भय की वृद्धि होगी, मीन राशि में रोग और भय की वृद्धि होगी, ठीक है। गुरुजी मेरी मेष राशि और कर्क राशि छूट गई। मेष राशि में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कर्क राशि में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कर्क जी राशि जी में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ठीक है। अच्छा,
राहु के बारे में बताए थे कि अगर मुख कट जाए तो रोग शोक और भय की व्याधि होगी, ये सब बताए थे? नहीं नहीं भगवान। चलिए तो लिख लीजिए। मतलब राहु के पीठ पे ही हम लोग कार्य क्यों करते हैं, तभी हमको शुभता प्राप्त होती है। उस दिन आपको बताए थे कि वहां से उसका जो है सो मिड पॉइंट होता है और वहां से राहु को हम लोग कंट्रोल करते हैं। एक सर्प की तरह वह आपको बिहेव करता है ना, व्यवहार करता है। ठीक है। मुख पे, तो मुख पे यदि आप आरंभ करेंगे तो उसका मुख कट जाएगा ना राहु का। बोलिए नीतू जी। ये गुरुजी आपने जो अभी अभी लिखवाए हैं ना, ये इतने सारे पॉइंट, 12 पॉइंट, तो गुरुजी इसकी हेडिंग क्या दें? ये लिखिए आप जो है सूर्य की राशि में गृहारंभ का फल, एक तरफ सूर्य की राशि और दूसरे तरफ उसका फल। सूर्य की राशि में गृहारंभ का फल। जी ठीक है। गुरुजी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि मुख पे या पूछ पे हमको निर्माण आरंभ क्यों नहीं करना चाहिए। तो मुख पर यदि आप आरंभ करते हैं तो मुख कट जाने से क्या होगा, रोग और शोक भय इन सब की जो है वृद्धि होती है। अचानक किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो जाएगी। ठीक ना। इसलिए राहु के मुख पे हम लोग गृहारंभ नहीं करते हैं। ठीक है। पूंछ कट जाए तो अपव्यय होगा, पूंछ कट जाए तो अपव्यय होगा, मतलब व्यर्थ धन का खर्च। ठीक ना। शत्रु से परेशान रहेंगे, शत्रु से परेशान रहेंगे, शत्रुओं की वृद्धि होगी, शत्रु परेशान करेंगे बार बार। ठीक है। इसलिए आपको पूंछ पे या मुख पे गृहारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये शायद कल बताने वाले थे लेकिन भूल गए, नहीं, नेटवर्क की समस्या के कारण। चलिए चलिए अब बात करते हैं हम लोग लग्नों का। ठीक ना, कौन कौन से लग्न हमारे लिए शुभ होते हैं। तो ठीक इसका है। मतलब हम लिखने के मध्य में आरंभ करें, ऐसा लिख लें एक पॉइंट। हाँ हाँ, बस सीधे राहु के कोई भी निर्माण कार्य राहु के पीठ से ही आरंभ करना चाहिए। ये तो उस दिन बताए भी थे, आप लिख लीजिए इसको। कोई भी निर्माण कार्य या गृहारंभ का कार्य आरंभ जो है राहु के पीठ पर ही करना चाहिए। इससे आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ठीक है। जी जी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गृहारंभ आप करते हैं, ठीक ना, और निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाता है, आप सोचिएगा भी नहीं। ठीक ना। और निर्माण आपका जो है पूर्ण हो जाएगा। हम तो ऐसा निर्माण कराएं भगवान, उस भूखंड को कई लोगों ने जो है बता दिया किसी क्लाइंट को कि इसको छोड़ दीजिए, आपके लिए शुभ नहीं है। ठीक ना। लेकिन हमने उस भूखंड को देखा, ठीक ना, और गृहेश को भी थोड़ा सा हमने मतलब टेस्ट किया। टेस्ट करने का मतलब है उसको भी जांचा परखा कि हाँ किस प्रकार का है, और हमने कहा कि भाई आप आंख मूंद के आरंभ करिए। ठीक ना। और आपका निर्माण कैसे होगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। आज उसका निर्माण जो है इतना अच्छा, इतना सुंदर और इतना सुदृढ़ है। सुदृढ़ का मतलब देखने में भी, वास्तु के अनुरूप भी और शोभनीय है। घर में आप प्रवेश करेंगे तो लगेगा कि हाँ किसी स्थान पर हम आके बैठे हैं। ठीक ना। और उसका जो है हमने स्वयं डिजाइन बना के दिया, हमने स्वयं उसका गृहारंभ कराया और गृह प्रवेश भी हमने कराया। ठीक है। आज भी वह करता है, हालांकि उसने लोन इत्यादि के माध्यम से किया। आज उसका लोन इत्यादि भी बड़ी ही सुगमता से जो है सो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना। और एक घर बनाते वक्त गृहेश के अंदर में वो क्या बोलते हैं, ऊर्जा,
ठीक ना, एनर्जी, जिस एनर्जी की बात कर रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, वो जो है सो पॉजिटिव ऊर्जा कि हम अपने लिए आश्रय बना रहे हैं। ठीक है, धन भी उसने पूरा खर्च किया, आवश्यकता से अधिक जो है सो धन जो है सो व्यय हो गया। ठीक ना, कई बार मॉडिफिकेशन इत्यादि के चलते लॉकडाउन इत्यादि आ गया इसके वजह से। ठीक ना, तो कई सारी अड़चने आई, हमने बताया था कि अड़चने आएंगी, लेकिन आपका जो है सो कार्य जो है पूरी तरीके से पूर्ण होगा। ठीक है, और उसने पूर्ण किया। ठीक है, तो किसी भी निर्णय को लेने से पहले, अब ये भगवान का जस कहिए या कुछ भी कहिए, हालांकि सर्विस में थे वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक ना, लेकिन कई बार जो है जो आंखों से चीजें दिखती है ना, वो जो है सो बिल्कुल सत्य नहीं होती है। ठीक ना, गुरुजी। उसके लिए आपको उसके साथ में आप कई बार ऐसा जगह पर जाइएगा, कभी वास्तु परीक्षण इत्यादि के लिए, तो लगेगा कि बड़ा भयानक स्थान है। ठीक ना, आंख से सिर्फ यदि विश्वास किया, हमने कहा ना कि कहीं पर भी वास्तु परीक्षण करते वक्त अपने आंख, ठीक है, अपने नाक और अपने सेंस, जो सिक्स्थ सेंस कहते हैं, अनुभूति, जिसे आप अनुभव लेते हैं, फीलिंग, ठीक ना, कम्युनिकेशन सिर्फ आंखों से बातों से ही नहीं होता है, आपके जो है सो श्रवण करने से, स्मेलिंग से, आपके टच से, वो जो है सो कम्युनिकेशन जो है वहां के वास्तु के जो पुरुष हैं उससे कम्युनिकेट होगा। ठीक ना, वो उस भूखंड से आपका जो है सो कन्वर्सेशन चलेगा। तो ये कन्वर्सेशन जो है आपके अंदर वो चीजें जब पूरी तरीके से मॉडिफाइड होके पूरे तरीके से अपने आप को क्या करिए, सूची यानी कि पवित्रता बना लीजिए। ठीक ना, पवित्रता का मतलब है कि अपने वास्तु को जो है स्वयं, यदि आपका वास्तु शुद्ध होगा तभी ना दूसरा का वास्तु आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी श्वासें अच्छी चल रही हैं, स्वस्थ हैं यदि आप, तो आप वास्तु परीक्षण जो है सो ये तो देख सकते हैं ना कि आप जाएंगे तो आपका धड़कन तो तेज नहीं हो रहा है उस भूखंड पे, मन में उद्विग्नता तो नहीं आ रही है, चिंता तो नहीं आ रहा है। बोलिए, ये सारी चीजें तो आप अपने दूसरे का शरीर का परीक्षण भले ना करें, लेकिन आप अपने शरीर का तो परीक्षण कर सकते हैं ना कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था, अभी जो है सो इस स्थान पर आया तो मेरे को और अच्छा लग रहा है, या फिर और मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि डाउन जा रहा है मेरा कंडीशन, है कि नहीं। इसका परीक्षण तो आप लोग स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो ये जब आप परीक्षण के लिए जब जाइएगा तो इस चीजों को देखना पड़ता है। कई बार जो है आपको विविध प्रकार के जो है सो हिंट मिलेंगे। कभी लगेगा कि नहीं भूखंड तो बहुत अच्छा है, कई बार लगेगा नहीं थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है लगता है, फिर जो है सो आप जो है सो आएंगे। कई बार तो उस भूखंड से वापस आ जाने के बाद में वो भूखंड आपसे कम्युनिकेट करता है कि भाई हमारे बारे में कुछ निर्णय नहीं बताया आपने। कई बार हमारा ऐसा होता है, कहीं पर जाते हैं तो ऐसा कई बार होता है। आप लोगों को भी बातें में जो है दिखती, कोई यदि इनकम्प्लीट टास्क यदि आपका है, ठीक ना, तो बार बार भले ही समय पूरा जो है सो आप उसको भूल गए हो, सबका ध्यान ना हो, लेकिन एक जो है सो कॉन्शियस माइंड जो है आपको बताएगा कि आपका ये टास्क जो है सो इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करिए। होता है कभी, नीना जी हैं हम लोग के बीच में, नीता अग्रवाल जी हैं, और भी कई लोग हैं। होता है कभी ऐसा, कुछ परीक्षण इत्यादि के लिए जाते हैं तो कभी ऐसा अनुभव हुआ है राघविंदर जी, मूलचंद जी? मैं तो इस बारे में नहीं पता है। हर्षुदत्त शुक्ला जी भी हैं हम लोग के बीच में। नमो नमः प्रभु जी। जी गुरुदेव जी नमो नमः। कभी कभी ऐसा होता है गुरु जी, जहाँ हम लोग जाते हैं किसी भी भूखंड पर, वहां जाते ही लगता है कि मतलब बहुत जागृत स्थान है, बहुत जागृत। और कहीं जाते हैं तो लगता है कि एकदम जैसे मायूसी, वहां पहुंचते ही मायूसी जैसे लगने लगती है। तो मतलब तो ऐसा होता है कि कोई टास्क यदि आपका इनकम्प्लीट रह गया, या उसके बारे में आपने गृहेश को उचित जो है सो दिशा निर्देश नहीं दिए, तो लगता है कि कुछ छूटा हुआ रह गया है, वो रेमेडी आपसे मांग रहा है। जी कुछ होता है ऐसा ना नीना जी? बिल्कुल सही। और रेमेडी मांगता है कि आप मेरा उपाय कुछ कर दीजिए। वो भूखंड आपसे स्वयं कहेगा, वो किस तरीके से करेगा ये आपके फीलिंग के ऊपर है, ये आपके ऊपर में है।
ठीक ना। जी जी लेकिन ऐसे वो होता है। इंडिकेट अवश्य करता है, वो बताता है कि मेरा जो पूरा ऑरा है पूरी तरीके से जागृत है, मैं बिल्कुल प्योर हूँ। आप मेरे को जो है सो थोड़ा सा करेक्ट करिए, इसका जो है सो बैलेंस करिए। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। आपके जैसी परिवेश में रहते हो, उस परिवेश में जिस भाषा में है उस भाषा में आपसे कम्युनिकेशन होता है, छोड़ता नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के आप हो। ठीक ना, वो कम्युनिकेशन होता है। तो उस कम्युनिकेशन को पहचानना भी बहुत बड़ी चीजें होती है। ठीक ना। तो ये जो है आपका भूखंड जो है आपसे वो चीजें जो है सो प्राप्त करता है। तो कोई भी देखिए, एक गृहेश के नाते इसको थोड़ा सा समझ के देखिए कि वो गृहेश अपने लिए आश्रय ढूंढ रहा है। ठीक ना, और आपका सहयोग मांग रहा है उसमें। आप यदि उसको पूरा सहयोग नहीं करिएगा तो उचित नहीं ना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। आगे बताएंगे इसको कैसे हम लोग सोचेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में विस्तृत विवरण जो है इसके बारे में प्रदान करेंगे। तो कोई भी भूखंड पर आप जाइए आरंभ करते समय, ठीक ना, तो लग्न जो है हमारा स्थिर होना चाहिए। यदि स्थिर लग्न नहीं मिल रहा है, लग्न स्थिर का मतलब कौन सा कल बताए थे, बताइए कोई। चर स्थिर द्विस्वभाव है ना। गुरुजी 2 5 8 11। हाँ, 2 5 8 11 ये जो राशियां हैं, इस राशि का जो ये जो लग्न है, यानी कि वृष लग्न, सिंह लग्न, आपका वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, ये स्थिर लग्न में माना जाता है। ठीक ना। तो आपका जो लग्न हो गृहारंभ के समय वो जो है स्थिर हो या फिर द्विस्वभाव हो। द्विस्वभाव का मतलब 3 6 9 9 12। 12। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, द्विस्वभाव वाले हैं, यानी कभी स्थिर और कभी आपका, तो 50% तो स्थिर है ना, इसलिए द्विस्वभाव पकड़ लिए। बोलिए। अच्छा गुरुदेव जी, द्विस्वभाव में जैसे आधा स्थिर मान लिया जाए और लास्ट वाला आधा चर मान लिया जाता है क्या? जी जी, जी क्योंकि चर के नजदीक है ना, मेष लग्न चर है। ठीक जी है, जी उसके नजदीक है तो उसका कुछ प्रभाव तो रहेगा ही, है ना। चलिए अब बात करते हैं, लग्न में जो है यदि आपके शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, यानी कि लग्न में यदि गुरु हो गया, ठीक है, लग्न में यदि गुरु हो गया, यदि शुक्र है, बलि यदि चंद्रमा है, ठीक ना, तो फिर आपको निर्माण जो है और अच्छा होगा। ठीक है, ठीक ना, अधिक शुभता जो है सो यह देने वाला हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप गृहारंभ कराइए। गृहारंभ का मतलब क्या है, नींव का कार्य। पंचशिला पूजन के बाद में जो है हमारा नींव का ही पूजन होता है ना, बोलिए, और नींव से खुदाई आरंभ कर देते हैं। ठीक है, बोलिए प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जी गुरुजी, हाँ, जी गुरुजी आई हूँ। तो फिर जो है हम लोग खुदाई का जब कार्य आरंभ कर देते हैं तो फिर जो है उसमें उस समय हमारा शुभ जो है सो लग्न जो है होना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारा जो है अगर उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो वह लग्न, यानी कि लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह उसको देखते हो, तो शुभता और बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नक्षत्रों का। कौन कौन से नक्षत्र है आज बताएं या कल बताएं इसको? आज बताएं या इसको कल बताएं? कल पूरा गृहारंभ का प्रकरण ही हम लोग बोलेंगे। लिख लीजिए नक्षत्रों का। नक्षत्र हैं आपके गृहारंभ के लिए अश्विनी, अश्विनी, रोहिणी, अश्विनी, रोहिणी, मृगशीरा, मृगशीरा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुख,
पुख यानी पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हस्त, चित्रा, हस्त, चित्रा, स्वाति, स्वाति, अनुराधा, अनुराधा, मूल, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा, सतभीखा, सतभीखा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, और रेवती, और रेवती। ये शुभ नक्षत्र है वो। ये शुभ नक्षत्र है आपके गृहारंभ के लिए, न्यू आरंभ करने के लिए, ठीक ना। ये सारे नक्षत्र आपके शुभ हैं। गुरुजी एक बार और दोबारा से रिपीट कर दीजिए ये नक्षत्र। अश्विनी, रोहिणी, मृगशीरा, पुनर्वसु, पुख, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा, सतभीखा, सतभीखा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों में नींव का कार्य आरंभ करना, गृहारंभ करना शुभ होता है। ठीक है। देखिए मेष राशि का, हाँ मेष राशि का यदि सूर्य हो, ठीक है, बृहस्पति युक्त पुख नक्षत्र हो जाए, बृहस्पति पुख नक्षत्र से युक्त हो जाए, गुरु पुष्य योग हो जाए, ठीक है, तीनों उत्तरा, तीनों उत्तरा में कोई उत्तरा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, ठीक ना, रोहिणी, मृगशीरा, श्रवण, अश्लेषा, ये सब यदि गुरुवार के दिन पड़े, बृहस्पति यदि इन नक्षत्रों में हो, ठीक ना, गुरु जो है वो यदि इन नक्षत्रों में हो, या गुरुवार के दिन पुष नक्षत्र, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशीरा, श्रवण, अश्लेषा, ये सब यदि गुरुवार के दिन पड़े, ठीक ना, तो नींव का कार्य बिना सोचे ही एकदम आरंभ कर देना चाहिए। मेष राशि के सूर्य में बृहस्पति युक्त आपका पुष्य नक्षत्र, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशीरा, श्रवण, अश्लेषा, ठीक है, ये सब यदि गुरुवार के दिन भी पड़ जाएं तो हमको नींव का कार्य आरंभ कर देना है। इससे क्या होगा, पुत्र का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी, ठीक ना, क्लियर है जी हो। चलिए अब कुछ विशिष्ट नियम भी हैं, ठीक ना, इसको भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है हमने कहा कि चर लग्न में आरंभ नहीं करना चाहिए, चर लग्न यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर, ठीक है, ये चर लग्न में है, इसमें जो है हमको गृहारंभ आरंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो हम पिंड बनाते हैं, तो पिंड बनाते हैं तो उसका जो है सो लग्न तैयार होता है ना, जो इसको गृह कुंडली कहते हैं, बोलिए जी। तो उस गृह कुंडली में अगर वृष भाव में शुभ ग्रह हो, वृष यानी कि द्वितीय भाव, गृह कुंडली में अगर द्वितीय भाव में या वृष राशि में, ठीक ना, शुभ ग्रह हो, ठीक है,
मैक्सिमम हमारा जो है सो वृष भाव यानी कि द्वितीय भाव को ही दिया गया है, ठीक ना, मैक्सिमम, ठीक है। द्वितीय भाव में, यहां पर द्वितीय भाव ही लिखिए, गृह कुंडली में अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो तो गृहारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रह हो तो गृहारंभ नहीं करना चाहिए। 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रह हो तो गृहारंभ नहीं करना चाहिए। अब भाई 6, 8, 12 तो आप जानते हैं त्रिक भाव, द्वितीय भाव को क्यों बोल रहे हैं? द्वितीय भाव हमारा क्या है? मार्केश भी है ना, बोलिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी जी। पाप स्थान में या पापग्रह से यदि युक्त हो जाते हैं, ठीक ना, या पापी ग्रहों से दृष्ट यदि हो जाते हैं, ठीक ना, तो भी हमको गृहारंभ नहीं करना है। ये सब क्या कंडीशन किसके लिए है? जो पिंडानयन हमने बनाया उसमें जो घर की कुंडली आई हमारी, गृह कुंडली जिसको बोलते हैं, ठीक ना, अगर उसके द्वितीय भाव में हमारे शुभग्रह आते हैं, 6, 8, 12 में यदि शुभग्रह आते हैं, ठीक है, पापीय स्थानों में या पाप ग्रहों से संयुक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट यदि हमारे शुभग्रह हैं तो निश्चित रूप से गृहारंभ हमको नहीं करना है, ठीक है। गुरुजी तीसरा वाला पॉइंट दोबारा से बोल दीजिए। गृह कुंडली में, जी राघवेंद्र जी आपका भी प्रश्न पूछ लीजिए, हो सकता है इसी से संबंधित हो। जी भगवान, मेरा प्रश्न ये था कि यह भी बताइए कि किस जातक को यानी रेडीमेड घर लेना चाहिए और किस जातक को स्वयं का बनाना चाहिए, ये भी बताइए। ठीक है, तो ये तो बात का प्रश्न है ना, अभी का तो है नहीं ना। जी जी। तो गृह प्रवेश इत्यादि बताएंगे तब बताएंगे, थोड़ा याद किए रखिएगा, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा, फिर आप हमको फोन करके पूछिएगा। जी जी भगवान। ठीक ना। जी जी। सब लिख लीजिए आप लोग। गृह कुंडली में यदि द्वितीय भाव में शुभग्रह हो तो गृहारंभ नहीं करना है। 6, 8, 12 में यदि शुभग्रह हो, 6, 8, 12 भाव में यदि शुभग्रह हो तो गृहारंभ नहीं करना है। पाप स्थानों में या पाप ग्रहों से युक्त, पाप ग्रहों से दृष्टि यदि शुभग्रह हो तो भी हमको गृहारंभ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है ना। जी गुरुजी। चलिए, यदि सूर्य आपका निर्बल हो, नीच स्थान पर हो तो भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सूर्य यदि निर्बल हो, हाँ, गृह कुंडली में सूर्य निर्बल हो या नीच स्थान पर हो तो भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। निर्बल होगा सूर्य तो क्या होगा? आत्मबल की कमी होगी। बोलिए बोलिए भगवान। जी गुरु। जी जी। सूर्य यदि निर्बल हो या नीच स्थान पर हो तो भी गृहारंभ हमको नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि यानी कि 4, 9, 14 में गृहारंभ नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि 4, 9, 14 में गृहारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंह लग्न में गृहारंभ नहीं आरंभ करना चाहिए। सिंह लग्न में गृहारंभ नहीं करना चाहिए, अभी बताए थे ना, 2, 5, 8, 11 है ना, इसमें सिंह लग्न का परित्याग कर दीजिएगा, ठीक है। सिंह लग्न में गृहारंभ हमको नहीं करना चाहिए। रविवार तथा मंगलवार इस दिन भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। रविवार तथा मंगलवार इस दिन भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। रविवार मंगलवार को सौम्यवार नहीं कहते हैं, सौम्य मतलब शुभवार, क्रूरवार है ना। जी गुरुजी। बोलिए। हाँ,
चंद्रमा तथा बृहस्पति निर्बल हों, चंद्रमा तथा बृहस्पति निर्बल हों, अस्त हों, ठीक ना, चंद्रमा तथा बृहस्पति निर्बल हों, अस्त हों, ठीक है, यदि पीड़ित हों, नीच स्थान पर हों, तो भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। अब जैसे अभी देखिए, अभी गुरु अस्त है ना, कोई भी गृहारंभ का मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। बोलिए, गुरु अस्त है ना? जी जी, जी गुरु अस्त चल रहा है। हाँ, गुरु अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त चल रहे हैं। तो चंद्रमा तथा बृहस्पति यदि निर्बल हों, अस्त हों, पीड़ित हों, नीच स्थान पर हों, तो भी हमको गृहारंभ नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन ज्येष्ठा, अनुराधा, शनिवार के दिन ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और भरणी नक्षत्र हो। शनिवार के दिन यदि ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और भरणी नक्षत्र इनमें से कोई भी हो, तो भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए, गृहारंभ नहीं करना गुरुजी चाहिए। लास्ट वाला नक्षत्र क्या बोला आपने? भरणी, शनिवार के दिन ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और भरणी नक्षत्र हो तो गृहारंभ नहीं करना चाहिए। गृहारंभ के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार भी, शनिवार को भी उपयुक्त माना गया है। ये तीन तो है, ये तो आपको चार हैं ही, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, ये तो एकदम बिल्कुल हैं। शनिवार भी आप ग्राह्य कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन ये सारे नक्षत्र नहीं होते, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और भरणी नक्षत्र। कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार जो है वह जो है सो शुभ नहीं है, लेकिन भगवान जान लीजिए, हमको यदि स्थिर कोई कार्य करना हो तो शनिवार को हम कर सकते हैं। खास करके रियल एस्टेट, यानी कि आपका जो है हमारा भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित कोई भी कार्य हो, हम शनिवार के दिन कर सकते हैं। सबके लिए जो है सो श्रेयस्कर नहीं है, ठीक ना, सब कार्यों के लिए नहीं श्रेयस्कर है, लेकिन यह जो है भूमि के लिए उपयुक्त है, ठीक ना, भूमि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो शनिवार के दिन गृह, कोई ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो? जी, ऑपरेशन वगैरह कराने होते हैं तो शल्य क्रिया, कोई शल्य क्रिया भूमि में नहीं गुरुजी, इसमें मतलब जैसे बॉडी की कोई ऑपरेशन वगैरह ना, तो उसको स्थिर मानेंगे, क्या मानेंगे मतलब? नहीं नहीं, स्थिर कहाँ है, वो स्थिर नहीं ना है। तो शनिवार को नहीं कराना चाहिए ना गुरुजी फिर? मंगलवार, शनिवार ये सारे जो है सो क्रूरवार के अंतर्गत आते हैं। इसमें जी, जो है आपको मंगलवार, रविवार, रविवार को भी जो है सो क्रूरवार, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुभ होता है। अच्छा जितने भी जी, ऑपरेशन हो आपके शुक्र, ये रविवार या मंगलवार के दिन होते हैं। मैक्सिमम ऑपरेशन तो आपको शनिवार को भी जो है सो देते हैं डॉक्टर डेट, है कि नहीं। अच्छा जी 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 गुरुजी, तो ठीक है, उनके लिए जो है सो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो तो हमने बताया है आपके पंचांग के अंतर्गत जो है सो कौन कौन से कार्य आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। जी एक गुरुजी, बार लीजिएगा उसको। यहाँ भूमि से संबंधित हम कार्य कर रहे हैं कि भूमि से संबंधित शनिवार के दिन हम, कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा अपना अनुभव है कि शनिवार के दिन हमारा भूमि से संबंधित कोई भी आपको डीलिंग करनी हो, ठीक ना, कोई कार्य करना हो, आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत लोगों का मत है इसमें कि शनिवार के दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शनिवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्या बोल रहे हैं। गुरुजी मकान के लिए भी विचार किया जाता है ना शनि से? हाँ, देखिए शनि कमजोर होने का मतलब ये है कि आपको, जी एक कहावत नहीं बोलते हैं, शनि है तो मनी है। जी जी गुरुजी, जिसका है ये नहीं है शनि मनी, उसको क्या करेगा शनि,
कहते हैं लोग, कहावत बहुत तरीके के है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, माह भी लिखवा ही देते हैं। चैत्र माह में लिखिए, माह के अनुसार जो है सो फल, माह के अनुसार गृहारंभ का फल। चैत्र मास में रोग और शोक की प्राप्ति, चैत्र मास में रोग और शोक की प्राप्ति। चैत्र मास में यदि गृहारंभ कराते हैं तो रोग और शोक की प्राप्ति होती है। वैशाख में धन धान्य पुत्र, धन धान्य पुत्र आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख में धन धान्य पुत्र आरोग्य की प्राप्ति। ज्येष्ठ में गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट, ज्येष्ठ मास में गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट और विपत्ति, और विपत्ति। आषाढ़ में पशुधन की हानि, आषाढ़ में पशुधन की हानि। श्रावण मास में पशु, थोड़ा धीरे रखें भगवान, थोड़ा जल्दी हो रहा है। अच्छा चलिए। चैत्र मास में रोग शोक की प्राप्ति। वैशाख में धन धान्य पुत्र और आरोग्य को प्राप्ति। वैशाख में धन धान्य पुत्र और आरोग्य की प्राप्ति। ज्येष्ठ मास में गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट, गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट और विपत्ति, और विपत्ति, गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट और विपत्ति। आषाढ़ में पशुओं की हानि, आषाढ़ मास में पशुओं की हानि। श्रावण मास में, श्रावण मास में पशु धन मित्रों की वृद्धि। श्रावण मास में पशु धन मित्रों की वृद्धि। श्रावण के बाद भाद्रपद, जिसको भादो कहते हैं, भाद्रपद, मित्रों का ह्रास, मित्रों का ह्रास यानी कि मित्रों की हानि। दरिद्रता, भाद्रपद में दरिद्रता, विनाश। भाद्रपद मास में मित्रों का ह्रास, दरिद्रता और विनाश, ये सारी विपत्तियां जो है आ सकती हैं। आश्विन मास में, आश्विन मास में पत्नी का नाश, आश्विन मास में पत्नी का नाश, कलह, कलह और लड़ाई झगड़ा, कलह और लड़ाई झगड़ा। आश्विन मास में पत्नी का नाश, कलह और लड़ाई झगड़ा। आश्विन को कुछ लोग कुआर भी कहते हैं, है ना, सावन भादो कुआर, ठीक है। कार्तिक मास, कार्तिक मास, कार्तिक मास में पुत्र आरोग्य, कार्तिक मास में पुत्र आरोग्य एवं धन की प्राप्ति। कार्तिक मास में पुत्र आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होगी। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, जिसको अगहन कहते हैं, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, जिसको अगहन कहते हैं। उत्तम भोज्य पदार्थ एवं धन की प्राप्ति, उत्तम भोज्य पदार्थ यानी कि अच्छा खाना पीना एवं धन की प्राप्ति। अगहन उत्तम भोज्य पदार्थ एवं धन की प्राप्ति। मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं अगहन, उत्तम भोज्य पदार्थ एवं धन की प्राप्ति। पौष, जिसको पूष, पौष चोरों का भय, पौष मास चोरों का भय होगा। माघ मास अग्नि का भय रहेगा, माघ मास अग्नि का भय।
पौष चोरों का भय, माघ अग्नि का भय, फागुन मास धन तथा सुख की प्राप्ति, धन तथा सुख की प्राप्ति और वंश की वृद्धि। फागुन मास में धन तथा सुख की प्राप्ति और वंश की वृद्धि, वंश की वृद्धि। ठीक है। जी जी भगवान। अब गृहारंभ जो है जी शुक्ला जी, चैत्र बैसाख छूट गया गुरुजी। चैत बैसाख बताए ना। रोग और शोक की प्राप्ति, चैत मास में रोग और शोक की प्राप्ति होगी। बैसाख में धन धान्य पुत्र, बैसाख में धन धान्य और पुत्र, आरोग्य की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति, धन बढ़ेगा, धान्य बढ़ेगा, पुत्र लाभ होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, बस हो गया गुरुजी। चलिए, गृहारंभ जो है सदैव शुक्ल पक्ष में प्रशस्त होता है। ठीक ना, गृहारंभ जो है सदैव शुक्ल पक्ष में प्रशस्त होता है। अब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का बल बढ़ा होता है, शुक्ल पक्ष में प्रशस्त है। ठीक है, तिथि कौन कौन सी है उसको भी लिख लीजिए, तिथियां लिख लीजिए। तिथि द्वितीया, तृतीया, दूज तीज, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पंचमी, षष्ठी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी, दशमी, दशमी, एकादशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, और पूर्णिमा। पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। इन दिनों में गृहारंभ आपका शुभ फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला होता है। यदि प्रतिपदा को करते हैं, यदि प्रतिपदा को करते हैं तो दरिद्रता बढ़ाने वाला, प्रतिपदा को दरिद्रता, चतुर्थी को धन हानि, चतुर्थी को धन हानि, अष्टमी को कलह, अष्टमी को, एक बार शुरू से रिपीट कीजिए ये प्रतिपदा वाला। प्रतिपदा को यदि गृहारंभ करते हैं तो दरिद्रता देने वाला, चतुर्थी को धन हानि, चतुर्थी को धन हानि, अष्टमी को कलह या उच्चाटन भी कहते हैं, कलह उच्चाटन, अष्टमी को कलह उच्चाटन, नवमी धन धान्य का नाश, नवमी धन धान्य का नाश, चतुर्दशी स्त्रियों का विनाश, चतुर्दशी स्त्रियों का विनाश, और अमावस्या राज भय देने वाला, अमावस्या राज भय देने वाला, अमावस्या राज भय देने वाला होता है। ठीक है, 8 योग हैं, इन 8 योगों में भी हमको गृहारंभ नहीं करना। जी ये भगवान, ये कृष्ण पक्ष में तो नहीं करना है ना इसमें कुछ भी? नहीं, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में प्रशस्त है। हाँ, 8 योग हैं, इन 8 योगों में भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। 8 योग कौन कौन से हैं? वज्र योग, वज्र योग, व्याघात योग, वज्र योग, व्याघात योग, शूल, शूल,
वज्र योग, व्याघात योग, शूल योग, व्यतिपात योग, व्यतिपात योग, अतिगंड, अतिगंड, विषकुंभ, विषकुंभ, गंड, गंड और परिघ, और परिध। पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, इन 8 योगों में हमको गृहारंभ नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं? वज्र, व्याघात, शूल, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विषकुंभ, विषकुंभ, गंड, परिघ, गंड और परिघ। इन 8 योगों में भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। ज्यादा लिखवा दिए नहीं। चलिए यहीं पर समाप्ति। जी हरिकिशन जी बोलिए। पहले का ही प्रश्न था। चलिए, कल हम लोग और वास्तु से संबंधित चीजों को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा गृहारंभ का प्रकरण जो है पूर्ण होता है। ठीक है, किसी को कोई पूछना है तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं? ठीक। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को यथायोग अभिवादन। शुभ रात्रि। जी ब्रजेश तिवारी जी बोलिए। गुरुदेव नमन। गुरुदेव मैं कल क्लास नहीं ले पाया, कल वाला थोड़ा नोट डलवा दीजिएगा, हम लिख लेंगे। कल का नोट डाला हुआ है प्रभु जी। ठीक है गुरुजी, देख लूंगा। चलिए ठीक ठीक है नमो बाबा। नमो। नमो नमो नमः नमो गुरुदेव। नमः सर्वेभ्यो। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सभी को सर्वेभ्यो। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमः गुरुदेव। शुभ रात्रि। जय श्री राम।